सब समझती हूँ बेटा, पर तुम दोनों ही ऐसे अड़ जाओगी तो कैसे चलेगा। नहीं माँ जी, मैं इनके साथ एक कमरे में नहीं रह सकती। क्या पता रात को मेरा गला दबाकर मुझे मार दिया तो। अच्छा, ऐसी हरकत तो तुझ जैसी जलनखोरी कर सकती है। माँ जी, मैं भी इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब आप ऐसा कीजिए, आप और बाबूजी अंदर हो जाइए, हम आंगन में सो जाएंगे। अरे कैसी बातें कर रही हो, घर की बहुएं खुले में सोई और हम अंदर। ना चुपचाप अंदर जाओ दोनों। शांति ने अपनी दोनों बहुओं से ये बात गुस्से में कही तो दोनों को चुपचाप उस कोठरी में जाना पड़ा जहां उनकी सास ने उन्हें एक साथ सोने के लिए कहा था। असल में शांति के दो बेटे थे, अजय और विजय। दोनों ही शहर में काम करते थे और दोनों की पत्नियां गांव में अपने सास ससुर के साथ रहती थी। विभा जेठानी थी और जूही देवरानी, और दोनों ही एक दूसरे को एक आंख नहीं सुहाती थी। लेकिन फिलहाल एक ही कमरे में रहना इनकी मजबूरी थी, क्योंकि कुछ दिन पहले हुई तेज बारिश में इनका घर बुरी तरह ढह गया था, सिवाय उस एक छोटी सी कोठरी के जो काफी छोटी थी और फिलहाल वहीं पर पूरे घर का सामान भी रखा हुआ था। ये क्या कर रही हो भाभी? यहाँ तो मैं लेटने वाली थी। लेटी तो नहीं ना, मैंने अपना बिस्तर पहले बिछा लिया, तो अब मैं ही यहाँ सोऊंगी। तो फिर मैं कहाँ सोऊंगी? जा ऊपर टांट पर सो जाकर। विभा ने ये बात बस जूही को चिढ़ाने के लिए कही थी, लेकिन जूही इतने गुस्से में थी कि वाकई एक सीढ़ी लगाकर कमरे में ऊपर की ओर बनी स्लैब यानी कि टाट पर चढ़ गई और फिर अरे क्या कर रही है? वहाँ से गिरी ना तो एक भी हड्डी पसली नहीं बचेगी तेरी। हाँ, और आप यही तो चाहती हो, इसीलिए तो मुझे टाट पर चढ़ने के लिए कहा। तो लो, चढ़ गई मैं, अब खुश? जूही की बात सुनकर विभा ने अपना माथा पीट लिया और फिर बिना कुछ कहे जाकर सो गई। हे भगवान, कितनी तेज है मेरी जेठानी। खुद तो आराम से नीचे सो गई और मुझे यहाँ ऊपर टांग दिया। मैं भी पागल ही हूँ जो गुस्से में ऊपर आ गई। सच में अगर नींद में गलत करवट ले ली तो हड्डियों का चूरमा बन जाएगा मेरा। तो क्या करूँ? अब अगर नीचे गई तो इन्हें मौका मिल जाएगा बातें सुनाने का। अब सोना तो यही पड़ेगा, लेकिन कुछ सोचना भी पड़ेगा। काफी देर दिमाग लगाने के बाद आखिरकार जूही को एक अच्छा आइडिया आ ही गया। उसने खुली टांड की तरफ एक कपड़ा बांध दिया और फिर बेफिक्र होकर सो गई। फिर अगले दिन, अरे जूही कहाँ गई? विभा, रात को वाकई तूने ठिकाने तो नहीं लगा दिया उसे? अरे नहीं माँ जी, वो देखिए वहाँ टांड पर आराम से सो रही है। ये पागल है क्या? टांड पर जाकर क्यों सोई? जूही, अरे ओ जूही, गिर जाएगी वहां से, चल नीचे आ जल्दी। अरे नहीं माँ जी, मुझे तो बहुत बढ़िया नींद आई यहाँ पर। मैंने तो सोच लिया अब से मैं यहीं सोया करूंगी। अरे पर रहने दीजिए ना माँ जी, अच्छा ही है, यहाँ नीचे मैं भी चैन से सो पाऊंगी। अरे पर जब अजय विजय घर आएंगे तब विजय कैसे सोएगा इसके साथ इतनी सी टांड पर? उसकी चिंता आप मत कीजिए माँ जी, मैंने कल रात को इसका हल सोच लिया था। बस आप मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए और फिर देखिए मैं कैसे इस एक कमरे को दो कमरों में बदलती हूँ। जूही की बात किसी के पल्ले नहीं पड़ी, लेकिन वो जानती थी कि उसे क्या करना है। वो सीढ़ी से नीचे उतरी और फिर सीधे जंगल की ओर गई। वहां से कई सारी मजबूत लकड़ियां और मुलायम घास लेकर आई और फिर मोटी रस्सी से उसी टांड के सहारे हवा में ही एक बढ़िया बिस्तर तैयार कर लिया, जिसमें कम से कम 2 लोग आराम से सो सकते थे। और फिर ये तो बढ़िया जुगाड़ कर लिया तूने बहू। चलो अच्छा है, अब तुम दोनों बिना लड़े एक दूसरे के साथ एक ही कमरे में रह सकोगी। एक कमरे में गुजारा करना फिलहाल विभा और जूही की मजबूरी थी, लेकिन वो लड़े बिना रह जाएं, इसके आसार तो कम ही थे। इतनी मेहनत करके इतना बढ़िया बिस्तर बनाऊं मैं और उस पर सोओगी आप? कोई शौक नहीं है तेरे बिस्तर पर लेटने का। मैं तो बस देख रही थी कि ये मजबूत है भी कि नहीं। पता चले रात को तू और देवर जी हमारे सिर पर आ गिरो। चिंता मत कीजिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये बिस्तर मैंने तैयार किया है, इतनी आसानी से नहीं टूटेगा, कोई चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले। जेठानी और देवरानी में सुलह की उम्मीद ना के बराबर थी। दूसरी तरफ इन दोनों के पति भी काम से छुट्टी लेकर कुछ दिनों के लिए घर आने वाले थे। और फिर माँ, कुछ पैसों का इंतजाम तो हो गया है, पर पूरा घर बनवाने लायक अब भी नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, यहाँ सब इंतजाम हो गया है। सब इंतजाम हो गया मतलब क्या? कहीं से पैसे? नहीं, पैसों का इंतजाम तो नहीं हुआ, पर लेटने बैठने का इंतजाम हो गया है। मैं और तेरे बाबूजी यहाँ आंगन में आराम से हैं और दोनों बहुएं अपनी कोठरी में। क्या एक ही कमरे में दोनों? कोठरी अब तक सही सलामत कैसे है माँ? बस वो तो मैं और मेरा भगवान ही जानता है, लेकिन बेटा जब तक पूरे पैसों का इंतजाम नहीं हो जाता तब तक किसी तरह काम तो चलाना ही पड़ेगा ना। जाओ, अब बहुत रात हो गई है, तुम दोनों भी अंदर जाकर सो जाओ। अंदर? क्यों हमें उस अखाड़े में भेज रही हो माँ, जहाँ पहले से 2 पहलवान भिड़े बैठे हैं? अब हम यही आंगन में सो जाएंगे, वैसे भी अंदर जगह नहीं होगी हमारे लिए। वो कोठरी है ही कितनी बड़ी।
अरे नहीं नहीं, तुम दोनों अंदर जाकर तो देखो, बहुओं ने बढ़िया जुगाड़ बना रखा है। अपनी माँ की बात मानकर अजय और विजय उस कोठरी के अंदर आ गए और वाकई अंदर का नजारा देखकर चौंक गए। कोठरी में ऊपर नीचे 2 बढ़िया बिस्तर तैयार थे और फिर आधी रात के वक्त अचानक जूही की आंख खुली। उफ, गला सूख रहा है। ओहो, पानी तो नीचे रह गया, अब चुपचाप जाकर ले आती हूँ। पानी लेने के लिए जूही सीढ़ी से नीचे उतर ही रही थी कि तभी अंधेरे में उसका पैर लड़खड़ा गया। वो सीधे जमीन पर गिरने वाली थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि विभा ने सही वक्त पर उसे सहारा देकर संभाल लिया था। क्या कर रही है? अब वो पानी चाहिए था और फिर मेरा पैर फिसल गया। वैसे आप अभी तक सोई क्यों नहीं? अच्छा ही तो हुआ, अगर सो गई होती तो तूने मेरे साथ साथ सबको जगा देना था ना। मरेगी अपनी गलती से और नाम लगाएगी मेरा। ये ले पानी और जा, चढ़ जा ऊपर। जूही पानी लेकर वापस ऊपर चढ़ने लगी, लेकिन तभी उसकी नजर कोठरी के दरवाजे पर पड़ी, जहां से एक मोटा सांप अंदर आ रहा था और सीधे विभा की तरफ ही बढ़ रहा था। ये देखकर जूही फौरन नीचे उतरी और विभा को अपनी तरफ खींचते हुए जोर से बोली, भाभी हटो, सांप है। इस बार जूही ने बिल्कुल सही वक्त पर विभा को बचा लिया था। शोर से अजय और विजय की आंख भी खुल चुकी थी। दोनों ने मिलकर सबसे पहले उस सांप को मार भगाया और फिर बाल बाल बच गई आज तो। हाँ, और मैं भी। ये कहते हुए दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराई और ये देखकर अजय और विजय भी मुस्कुरा दिए, क्योंकि ये साफ समझ आ रहा था कि भले ही उस कोठरी में सब कुछ जुगाड़ से चल रहा था, लेकिन एक साथ रहते हुए देवरानी और जेठानी के बीच की दूरियां अब कम होती दिख रही थी।